तो अगर व्हाट इफ का पिछला एपिसोड मेरी नज़र में एक दाल था, तो आज वाला एपिसोड तो वो पूरी की पूरी बिरयानी थी। मतलब ये पिछले एपिसोड का बाप का भी बाप था। पिछला एपिसोड हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा था, इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन मैंने उस एपिसोड के अंदर आपको बोल दिया था कि ये व्हाट इफ जो है इसका एक लेवल जो है एक बहुत ही बड़ा लेवल होने वाला है और अभी बस इसकी शुरुआत है। और इस बात को मेरी जो है आज के सेकंड एपिसोड ने प्रूफ कर दिया है, क्योंकि आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईस्टर एग से भरपूर था। और आज की वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आज जो है व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड के अंदर हमने जो है स्टार लॉर्ड टीचाला की स्टोरी देखी है कि किस तरह से योंडू जो है वो पीटर क्विल की जगह स्टार लॉर्ड को जो है अबडक्ट करके स्पेस के अंदर ले जाता है और वो अपने एडवेंचर्स के ऊपर निकलता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर। अब स्टार लॉर्ड वो नल्ला नहीं है जिसको कोई नहीं जानता है, बल्कि स्टार लॉर्ड वो शख्स है जिसको उसके दुश्मन तक जानते हैं और उसके बहुत बड़े बड़े फैन हैं, उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। मैड टाइटन थैनोस जो कि खतरनाक किस्म का विलन हुआ करता था, उसका हमें एक अलग ही और स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिला है इस एपिसोड के अंदर। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन, और जो डिटेल्स मैंने इसके अंदर नोटिस करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे व्हाट इफ का एपिसोड के स्टार्ट बिल्कुल उसी तरह उसी इंट्रो के साथ होता है जो कि हमें पिछले एपिसोड में मिला था, जहां पे वॉचर टाइम स्पेस रियलिटी को बता रहा होता है। तो बेसिकली ये हमारा जो है व्हाट इफ के पूरी सीजन का एक तरह का इंट्रो है, जिसे हम लोकी का देखा करते थे। लेकिन इसके बाद जो मैं आज कहानी को सुना रहा होता है वो एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी शुरुआत कहानी की होती है उसी तरह से जिस तरह गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे हमने देखा था कि स्टार लॉर्ड जो वो बेसिकली एक प्लेनेट के ऊपर आता है जहाँ से वो जो है पावर स्टोन को चुराने की कोशिश करता है उस ऑर्ब के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो आज स्टार लॉर्ड हमारे पास मौजूद है वो पीटर क्विल नहीं बल्कि वो टिचाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बिल्कुल हमें वही फीलिंग आ रही होती है जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के अंदर थी, बस यहाँ पे कुछ चीज़ों में चेंजेस की गई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टिचाला का जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, जो कि स्टार लॉर्ड के साथ साथ एक वकांडन टच भी दे रहा है, उसकी ब्लैक पैंथर की आइडेंटिटी को भी शो कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे जब यहाँ पे स्टार लॉर्ड अपना मार्क्स उतारता है और हमें पता चलता है फर्स्ट टाइम कि वो टिचाला है, तो ये देख के सिर्फ हम लोग हैरत में नहीं, बल्कि वहाँ पे जो उसको रोकने के लिए कोरात द परसुअर आया होता है वो भी एकदम हैरत में रह जाता है। और हम देखते हैं कि बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर जब वो बताता है कि मैं स्टार लॉर्ड हूँ, तो वहाँ पे वो ये नहीं बोलता कि स्टार लॉर्ड कौन, बल्कि वो उसका एक बहुत ही बड़ा फैन होता है और उसको बहुत ज़्यादा जानता है, और वो यहाँ पे अपनी सारी की सारी दुश्मनी भुला के स्टार लॉर्ड की तारीफों में लग जाता है। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार लॉर्ड जो इस यूनिवर्स का वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो हमारे वाले स्टार लॉर्ड की तरह एक नल्ला नहीं है जो कि अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है छोटी मोटी चीज़ें चुरा के, बल्कि ये स्टार लॉर्ड जो इसने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कोरैथ द परसुअर अपने लोगों के साथ उसके ऊपर जो मजाक में अटैक भी कर रहा होता है, और स्टार लॉर्ड यहाँ से उस ऑर्ब को लेकर बाहर निकलता है जहाँ पे वो पूरी की पूरी फोर्स यहाँ पे उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर की मदद करने के लिए उसकी रेवेंजर की टीम यानी कि योंडू पहुंचता है और हमें वही ज़बरदस्त किस्म के एक याका एरो का शॉट मिलता है। याका एरो जो है इनके सीनों को चीर रहा होता है, तो यहाँ पे कुछ भी ब्लड वगैरह नहीं आपको देखने को मिल रहा है और एक और सी एक ऐसी इनकम्प्लीट सी फीलिंग आ रही है। तो उसकी वजह ये है कि बेसिकली डिज्नी वाले जो हैं अपनी सीरीज़ को व्हाट इफ को बहुत ज़्यादा PG अंडररेटेड रखना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि ये कार्टून सीरीज है तो उसको हर कोई जो है बच्चे से बच्चा भी एंजॉय कर सके, और उसके अंदर ब्लड जैसी कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो कुछ सीन्स आपको बिल्कुल और ज़रूर लगेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से स्टार लॉर्ड योंडू के साथ जो है अपने उस बड़े फैन को यानी कि कोरैथ द परसुअर को भी अपने साथ आगे ले जाता है। लेकिन फिर यहीं से वॉचर हमें कहानी सुनाता है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, और इस सब की शुरुआत जो है अर्थ वकांडा 1988 के ऊपर से हुई थी, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे टिचाला इस वक्त छोटा होता है और टिचाका जो है वो यहाँ का राजा होता है। लेकिन टिचाला को शुरू से ही जो है बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, जो कि उसको फादर कभी अलाउ नहीं किया करते थे। लेकिन एक रात जब टिचाला अपने भाले से खेल रहा होता है तो खेलते खेलते अपनी वकांडा की टेरिटरी से बाहर आ जाता है, और वहीं पर हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पे वो जो है योंडू का शिप पहुँचता है और स्टार लॉर्ड को अबडक्ट कर लेता है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे योंडू की टीम से दरअसल एक गलती हुई होती है। वो यहाँ पे लेने तो पीटर को ही आए होते हैं, लेकिन उसके साथ ही यानी क्रैगन और जो यहाँ पे टेजर फेस मौजूद है उन लोगों ने यहाँ पे इसको उठा लिया होता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पुराने गार्डियंस के कैरेक्टर भी रिटर्न करते हुए नजर आए हैं, जहाँ पे क्रैगलिन को हम देख सकते हैं, टेजर फेस को देख सकते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वाली फीलिंग दे रहा है काफ़ी टाइम के बाद। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है बेसिकली टिचाला को एक तरह से अबडक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था कि वो जो है दुनिया को एक्सप्लोर करे। लेकिन योंडू जो है अब उसको मौका दे रहा है एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा दुनिया को एक्सप्लोर करने का, तो वो इसीलिए योंडू के साथ जाने का फैसला कर लेता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से 20 साल बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड जो अपने यहाँ पे टीम के साथ रेवेंजर्स के साथ अपने आज के मिशन को सेलिब्रेट कर रहा होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कोरैथ द परसुअर जो है उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया है, और यहाँ पे काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें चल रही होती हैं। और इन्हीं बातों के बीच में यहाँ पे कोरैथ जो है टार्नेक्स 4 नाम के एक वर्ल्ड का जिक्र करता है,
अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता चलूं कि टार्डनेक्स 4 जो है वो दरअसल स्क्रल्स का थ्रोन वर्ल्ड माना जाता है। अब स्क्रल्स जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ऐसी स्पीसीज नहीं है जो कि सिर्फ एक प्लेनेट के ऊपर रहती हैं, बल्कि वो इतनी ज़्यादा इवॉल्व स्पीसीज हैं कि वो मल्टीपल प्लैनेट्स, एक मल्टीपल सोलर सिस्टम के ऊपर जो उनका राज चलता है। तो उसमें से जो एक प्लेनेट है टार्डनेक्स, वो दरअसल स्क्रल्स का थ्रोन वर्ल्ड माना जाता है, मतलब जो इनका मेन हेडक्वार्टर है पूरे के पूरे स्क्रल्स को चलाने का। और दरअसल आपको अगर ना पता तो मैं आपको बताता चलूं कि टार्डनेक्स 4 जो है स्क्रल का वो होम वर्ल्ड था जिसको गैलेक्टस ने कंज्यूम कर लिया था, और गैलेक्टस के कंज्यूम करने की वजह से ही आगे जाके मार्वल कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट इन्वेजन का जो प्लॉट था वो शुरू हुआ था, क्योंकि उनको अपने रहने के लिए एक नया होम वर्ल्ड चाहिए था और वो चाहते थे कि वो अर्थ को अपना नया होम वर्ल्ड बना लें, और इसलिए उन्होंने अर्थ के ऊपर सीक्रेट इन्वेजन करी थी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ईस्टर एग था जो कि सिर्फ एक अल्फाज के अंदर मौजूद था, जो कि मुझे आपके साथ बताना बहुत ही ज़रूरी लगा। अब इसी के बाद हमें जो अपना नेक्स्ट सरप्राइज देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि हम यहाँ पे जो है थैनोस को देखते हैं। मतलब थैनोस के बारे में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इसको हम इस तरह से यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पे थैनोस अपने से एक बार के अंदर मौजूद है और वो भी रेवेंजर्स की टीम का ही हिस्सा है, और हमें यहाँ पे इसकी पूरी तरीके से बैक हिस्ट्री तो नहीं बताई गई कि वो यहाँ पे कैसे पहुंचा और कैसे नहीं, लेकिन उसकी जो थोड़ी बहुत बात है उससे हमें ये पता चला है कि दरअसल स्टार लॉर्ड जो कि इस यूनिवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर और सक्सेसफुल इंसान है, उसने जो है थैनोस को अपनी साइड करने के अंदर सक्सेसफुल हो गया, और उसने थैनोस को जो है जो इन्फिनिटी स्टोन था उसका जुनून था उसके सर से उतारा और उसको अपनी टीम के अंदर भर्ती करा। हाँ, वो अलग बात है कि थैनोस के माइंड में अभी भी वो अपनी जेनोसाइड वाली चीज़ पूरी की पूरी शामिल है, जो कि वो हर किसी नए इंसान को बताने की कोशिश कर रहा होता है और उसको अपनी टीम में लेना चाह रहा होता है। जिस तरह एक सेल्समैन जो है हमारे घर पे आके साबुन बेचने की कोशिश कर रहा होता है, और वो सबको बता रहा होता है कि नहीं नहीं, ये जेनोसाइड नहीं बल्कि एक इफेक्टिव तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। तो हमने यहाँ पे थैनोस को एक बहुत ही ज़्यादा एक अलग टेक के अंदर देखा है, जिससे पहले हमने थैनोस को शायद इस तरह कभी इमेजिन ना करा हो कि हम एमसीयू के अंदर देखने वाले हैं। अब इसी के बाद हम यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी देखते हैं कि इस तरह यहाँ पे जो है ड्रैग्स द डिस्ट्रॉयर हमें इस बार का जो है बार टेंडर बना हुआ नजर आ रहा होता है, और हमें दरअसल पता चलता है ड्रैग्स द डिस्ट्रॉयर की जो पूरी की पूरी फैमिली क्री के लोगों ने मार दी थी, उसकी बेटी और बीवी को, वो दरअसल इस यूनिवर्स के अंदर जिंदा है, और उसके पीछे जो स्टार लॉर्ड का ही हाथ है, क्योंकि उसने क्री के लोगों से उसके होम वर्ल्ड को बचाया था, जिसकी वजह से उसकी बीवी और बेटी आज जिंदा हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैग्स जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसके साथ एक सेल्फी लेने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं पे अगले पल हमारे पास एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि नेब्यूला है, और अगर आप उसको पहली नज़र में देखेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचानने वाले हैं, क्योंकि नेब्यूला वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही है, जो कि किसी गैलेक्सी की मिस यूनिवर्स या मिस गैलेक्सी हो सकती है आई थिंक। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नेब्यूला बेसिकली, क्योंकि थैनोस ने वो सब कभी करने की कोशिश नहीं करी नेब्यूला के साथ, तो नेब्यूला कभी वो हॉरिफाइड पर्सन ना बनी जिसको हम देखते आए हैं, और वो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और ज़बरदस्त किस्म की हॉट लड़की है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे नेब्यूला जो है वो स्टार लॉर्ड से मिलने के लिए आती है, क्योंकि उसके पास एक नई गिग मौजूद है जिसके अंदर बेसिकली वो उसको एक नई चीज़ के बारे में बताती है जो कि उनको चुरानी है, और वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि थैनोस का जो पूरा का पूरा फंडा था उसको उल्टा किया जा सकता है। मतलब जिस तरह थैनोस जो है वो आधी यूनिवर्स को मिटाने के पीछे लगा हुआ था, क्योंकि इस यूनिवर्स का साधन यानी कि इस यूनिवर्स की जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रही थी और लोग आपस में लड़ लड़ के मर रहे थे। और हमें बेसिकली यहाँ पे एक नए तरीके आर्टिफैक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसका नाम है एम्बर्स ऑफ जेनेसिस, जिसके हमें बताया जा रहा है कि एक छोटे से पार्टिकल से पूरे के पूरे प्लेनेट को जो है एक ग्रीन लश गार्डन के अंदर बदला जा सकता है, जिससे कभी भी उसकी रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगी। और अगर ये पूरा का पूरा आर्टिफैक्ट इनके हाथ लग गया तो ये पूरे के पूरे गैलेक्सी की हंगर को मिटा सकते हैं। जो प्लेनेट भी जो है भूख से मर रहे हैं, जहाँ कहीं भी गुर्बत है, गरीबी है, वो उस जगह पे जो है सब कुछ बहाल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल थैनोस वाले मिशन का ऑपोजिट चीज़ है। मतलब थैनोस लोगों को खत्म कर रहा था ताकि जो एक बैलेंस मेंटेन रह सके, लेकिन यहाँ पे इनके हाथ एक ऐसा आर्टिफैक्ट लग गया जिसके जरिए वो उस रिसोर्सेज को डबल कर सकते हैं, जिसके जरिए लोगों को मिटाने की जरूरत ना पड़े। कितना खूबसूरत तरीके से थैनोस को इस टीम के अंदर इंक्लूड किया गया है और उसके रेफरेंसेस हमें दिए जा रहे हैं। लेकिन यहीं पे नेब्यूला और स्टार लॉर्ड की बातों के पीछे हमें पता चलता है, स्टार लॉर्ड बताता है कि दरअसल उसकी जो वकांडा सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है खतरनाक किस्म की वॉर के अंदर। अब वो वॉर किस तरह से और किस तरह से नहीं, उसके अंदर में आगे बताया जाता है कि वो दरअसल एक झूठ होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली स्टार लॉर्ड जो है अपनी टीम के साथ मिलकर उसी तरीके से प्लानिंग बना रहा होता है जिस तरह वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट 1 में बनाता है, जब उनको उस शिप के अंदर घुसना होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग जबरदस्त प्लान बनाते हैं और हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं दरअसल किसी और के पास नहीं बल्कि टेनेलियर टिवान द कलेक्टर, क्योंकि दरअसल कलेक्टर ही वो शख्स है जिसके पास ये आर्टिफैक्ट मौजूद है, उसने अपने कलेक्शन के अंदर रखा होता है। तो अब बेसिकली स्टार लॉर्ड और पूरी की पूरी रेवेंजर्स का ये मिशन है कि उनको कलेक्टर के घर के अंदर घुस के जो है उनसे जो है वो आर्टिफैक्ट चुराना है, और वो लोग बेसिकली जो है और का सौदा करने के बहाने से वहाँ पे जाएंगे। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे थैनोस वगैरह जो है बाहर खड़े होकर डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट कर रहे होते हैं, और वहीं पे स्टार लॉर्ड, यॉन्डू और जो है नेब्यूला वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, वो ये थी कि हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉक्सिमा मिडनाइट और बाकी का जो ब्लैक ऑर्डर है वो दरअसल कैरेक्टर की एज अ सिक्योरिटी फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ थैनोस हुआ करते थे, एबनी, मोकल, ऑब्सिडियन और दूसरे जो मेंबर्स थे वो दरअसल इस यूनिवर्स के अंदर जो है वो यहाँ पे जो है कैरेक्टर की फोर्स का काम कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे खुद कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
चेंज है। जिस तरह वो हमारे यूनिवर्स के अंदर एक छोटा सा डार्क सा इंसान हमें नजर आता है, यहाँ पे वो एक जबरदस्त किस्म का बॉडी बिल्डर है और उसका स्वैग ही अलग है। यहाँ पे मुझे कैरेक्टर देख के जो एक बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की फीलिंग आ रही है, जिस तरह से उसको चेंज यहाँ पे किया गया है। और हमें बताया जा रहा है जिस तरह से हमारे यूनिवर्स के अंदर थैनोस एक बैड विलन है, बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है, उस तरह कैरेक्टर इन सारी की सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। और इसका जो कलेक्शन है यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है हमारी MCU वाली कंपैरेटिव से। और थैनोस के इस पूरे के पूरे कलेक्शन के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा औसम चीज़ें नजर आती हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें सबसे पहले एक डार्क एल्फ नजर आता है, जिसको हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर देखा था, उसको भी यहाँ पे कैद किया गया है। और यहाँ पे हमें एक पेज के अंदर जो है कॉस्मो द स्पेस डॉग नजर आता है, जिसको हमने ओरिजिनल गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के एंड क्रेडिट सीन में भी देखा था। और हमें यहाँ पे हॉवर्ड द डक भी नजर आती है। हॉवर्ड द डक हमें सबसे पहली बार गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ही नजर आई थी, उसके बाद उसका एक छोटा सा कैमियो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 के अंदर भी था, और एक बहुत ज़्यादा छोटा कैमियो जो है वो एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी था। लेकिन आज की इस एपिसोड के अंदर हमने इसका एक कैमियो से कुछ ज़्यादा ही देखा। मतलब यहाँ पे हॉवर्ड द डक की कुछ लाइंस भी हमें बताई गई, स्टार लॉर्ड के साथ उसका इंटरेक्शन भी था, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा नहीं था कि हम इसको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कह सकें। और हम देखते हैं कि बेसिकली स्टार लॉर्ड यहाँ पे जो है हॉवर्ड द डक से उसके सिस्टर के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि वो कहाँ रखा है। तो वहाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉवर्ड द डक उसको ठीक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ है और वो वहाँ है, लेकिन स्टार लॉर्ड उसको आज़ाद करता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें मेरा गाइड बन जाना चाहिए ताकि तुम मुझे वहाँ तक ले जा सको। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि एम्बर ऑफ जेनेसिस ये कॉमिक बुक में चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी है और मुझे यही जवाब मिला कि कॉमिक्स के अंदर इस तरह की कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। और मैंने खुद भी पर्सनली कॉमिक्स के अंदर इस तरह का आर्टिफैक्ट इससे पहले नहीं देखा है, ना ही इस तरह का कोई नाम सुना था। तो मेरे ख्याल से ये इन्होंने व्हाट इफ सीरीज के लिए कोई एक नई चीज़ बनाई है। अब इसी तरह देखते हैं कि स्टार लॉर्ड यहाँ पे जब सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है और वो एक ऐसे रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पे अलग अलग जहाज वगैरह रखे होते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पे आपको वो सारे के सारे जहाज नजर आएंगे जो कि हम पहले ऑलरेडी देख सकते हैं। इसमें से अगर आपने एक जहाज को गौर किया हो तो यहाँ पे ये नोवा कॉर्प का जहाज है, जिसके जरिए वो अपनी फोर्स में इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे हमें वो जहाज भी नजर आ रहा है जो कि थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर था, जिसमें थॉर और वेल्किरी जो है वहाँ से प्लेनेट से बाहर निकलते हैं सकार से। और इसमें से हम देखते हैं कि जब स्टार लॉर्ड एक जहाज की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके गले का जो नेकलेस है वो चमकना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ जो पीछे उसके जहाज खड़ा होता है वो भी उससे एक्टिवेट हो जाता है। और हमें जरा सा पता चलता है कि वो जहाज किसी और का नहीं बल्कि वकांडा का एक शिप है, जो कि कैरेक्टर की कलेक्शन के अंदर मौजूद है। और इस शिप के अंदर जाके उसको दरअसल पता चलता है एक ऑटोमेटेड मैसेज के जरिए, जो कि उसके फादर की तरफ से रिकॉर्ड किया गया है, कि वकांडा के लोगों ने दरअसल स्पेस के अंदर अपने जहाज भेजे थे ताकि वो स्टार लॉर्ड यानी टिचाला की जो है तलाश कर सकें स्पेस के अंदर। और वो लोग आज तक जो है इसकी जो है तलाश कर रहे हैं। और दरअसल स्टार लॉर्ड से इतने वक्त से अब तक जो है वो झूठ बोला गया था एवेंजर्स के जरिए कि जो है वकांडा को बर्बाद कर दिया गया है। और दरअसल योंडू ने उसके ये बात छुपाई थी ताकि वो कभी जो है अर्थ के ऊपर वापसी ना जाए। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पीटर क्विल वाला एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जिस तरह योंडू से इस बात को छुपा था कि उसका एक फादर है और वो उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कैरेक्टर के लोग पकड़ के इन सारे के सारे लोगों को जेल में डाल देते हैं। लेकिन वहीं पे नेबुला जो होता है बेसिकली उसका ट्रिपल क्रॉस करने का तरीका होता है, क्योंकि स्टार लॉर्ड दरअसल इस सारे की सारी बात में पहले से ही जानता था और उसने ये सारा का सारा प्लान मिलकर नेबुला के साथ बनाया था कि उनको इस तरह से कैद किया जाए और उसके बाद वो दूसरी चीज़ें करेंगे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कैरेक्टर स्टार लॉर्ड को अपने कलेक्शन में रखने की कोशिश करता है और ये इस बात का अंदाजा लगा रहा होता है कि शायद इसके पास कुछ सुपर पावर मौजूद है। लेकिन टिचाला बताता है कि मैं एक सिर्फ आम सा इंसान हूं और मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, ना ही मैं उड़ सकता हूँ, ना ही अपनी आंखों से लेजर शूट कर सकता हूँ। तो वहीं पे कैरेक्टर एबनी मॉ को ऑर्डर देता है कि फिर इसकी बॉडी को डाइसेक्ट करो और उसके पार्ट्स को निकाल के कलेक्शन के अंदर जमा कर दो। वहीं पे नेबुला रेवेंजर्स को छुड़वाती है और उनके साथ मिलकर उस क्रिस्टल को, वो जो एक आर्टिफैक्ट है, उसको चुराने में सक्सेसफुल हो जाती है। और वहीं से स्टार लॉर्ड जो है अपने पिंजरे का दरवाजा खोलता है, जो कि हम देखते हैं कि बेसिकली वो अपने उस वाइब्रेनियम वाले ब्रेसलेट के जरिए करता है, जिसके जरिए उसके केज को तोड़ देता है। लेकिन एबनी मॉस को जो है अपनी टेलीकिनेटिक पावर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पे कैरेक्टर की जो वहाँ पे गुलाम होती है करीना, वो बेसिकली उससे गद्दारी करती है और स्टार लॉर्ड की बातों में आके उसको वहाँ से छुड़वा देती है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि जब स्टार लॉर्ड यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो वहीं पे कैरेक्टर यानी कि टिवान खुद उसके सामने आता है और उससे मुकाबला करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर नहीं है जिसको हमने MCU के अंदर देखा है। ये काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप का और मुकाबले से डरने वाला नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो सबसे पहली बार स्टार लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है तो वो एक फिस्ट के जरिए करता है, जो कि आपको देख के आपने गैस कर ही लिया होगा। और वो हमें वहाँ पे बताता भी है कि दरअसल की एक क्रोनन की फिस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा बातें करता था। अब क्रोनन वो स्पीसीज है मार्वल के अंदर जिसको आपने कॉर्क की फॉर्म में देखा था थॉर रैग्नारॉक के अंदर, और ये वो कैरेक्टर है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फैन फेवरेट था और आपको जहाँ तक याद हो तो वो बातें भी बहुत करता था। तो मेरे ख्याल से इस यूनिवर्स के अंदर कैरेक्टर ने कॉर्क का काम तमाम कर दिया है और उसकी फिस्ट को एज आर्टिफैक्ट इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन यहीं पे जब स्टार लॉर्ड यहाँ पे कैरेक्टर से मुकाबला कर रहा होता है तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक फिस्ट नजर नहीं आती है कॉर्क की, बल्कि यहाँ पे वो अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री निकाल के वेपन्स की हमारे साथ शेयर करता है। और हम उस इन्वेंट्री के अंदर देखें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा औसम चीज़ें यहाँ पे कैरेक्टर ने कलेक्ट करके रखी हुई हैं।
इसके अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड, थॉर का हैमर म्योनियर, और वो यहाँ पे जिस चीज को इस्तेमाल करता है वो डार्क एल्फ का जो है एक डैगर है। ये वही डैगर है जो कि मेलाकेथ इस्तेमाल करता है, जिसको हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर देखा था, जो कि खतरनाक किस्म का डैगर है और किसी भी चीज को चीर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी वो ये लगी है कि यहाँ पे कलेक्टर ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को जो है कलेक्ट करके रखा है और थॉर के हैमर को, जो कि कहीं से भी बहुत छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये कि कलेक्टर ने शायद एवेंजर्स को हरा दिया इस यूनिवर्स के अंदर और उनकी जो चीजें बची कुची हैं उनको एज अ कलेक्शन अपनी कलेक्शन में सजा के रखा हुआ है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज उसके पास ये नहीं होती है, बल्कि उसके पास इससे भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसको उसने कलेक्ट करके रखा हुआ है, और वो कुछ और नहीं बल्कि हेला का हेलमेट और नेक्रोसॉर्ड। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे डिस्कस करने वाली ये है कि यहाँ पे कैरेक्टर ने शायद हेला को हरा दिया है, द गॉडेस ऑफ डेथ। और हम जानते हैं कि हेला कितनी ज्यादा पावरफुल थी और वो क्या कुछ कर सकती थी, और अगर कैरेक्टर ने उसको हरा दिया या किसी तरीके से उसका हेलमेट चुरा लिया है तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव बात है इस यूनिवर्स के कैरेक्टर के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमने देखा कि दरअसल जो डिवान जैसे ही उसका हेलमेट पहनता है तो उसके पास हेला की सारी शक्तियां आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हेला का जो सारा का सारा पावर सोर्स है वो उसके शायद हेलमेट के अंदर ही मौजूद है, और तभी वो किसी भी बड़ी जंग पे जाने से पहले या किसी के ऊपर अटैक करने से पहले अपने उस हेलमेट को कॉन्ज्योर करती थी। और हमें यहाँ पे टीवान ने एक और बहुत बड़ी बात बताई, वो ये कि यहाँ पे जो हेला तलवार इतने टाइम से इस्तेमाल कर रही थी, जिसको हमने थॉर रैग्नारॉक के अंदर देखा था, जो अलग अलग डैगर्स वेपन्स वो बना रही थी, वो दरअसल नेक्रोसॉर्ड है। और वो बताता है कि ये एक नेक्रोसॉर्ड है जो कि कर्टेसी है इस गार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ की, यानी कि ये हेला ने ही बनाई है नेक्रोसॉर्ड। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बात को रिवील किया गया है। नेक्रोसॉर्ड दरअसल एक वो वेपन है जिसको कॉमिक्स के अंदर एक विलन इस्तेमाल करता है, जिसका नाम गॉर द गॉड बुचर है। अब गॉर द गॉड बुचर एक ऐसा पावरफुल विलन है जिसने थॉर के नाक में दम करके रख दिया था, और थॉर को जो इससे मुकाबला करने के लिए अपने दो वर्जन्स को एक साथ जमा करना पड़ा था, एक उसका पास्ट का वर्जन, एक उसका प्रेजेंट का वर्जन और इसका फ्यूचर का वर्जन। तब जाके वो गॉर द गॉड बुचर को हरा पाया था, क्योंकि गॉर जो है उसने इस बात की कसम खाई थी कि वो इस यूनिवर्स के अंदर हर एक गॉड को जो है जान से मार डालेगा, और इसीलिए उसका नाम पड़ा था गॉड बुचर, यानी कि वो गॉड्स को ज़िबा करता था लिटरली। तो वहाँ पे गॉड जो तलवार इस्तेमाल किया करता था जिसके जरिए उसने ये सारी की सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश करी थी, वो तलवार थी नेक्रोसॉर्ड। और नेक्रोसॉर्ड का अगर खुद ओरिजिन के ऊपर बात की जाए तो वो खतरनाक किस्म के गॉड से जाके जुड़ता है जो कि नल है, जिसका नाम है गॉड ऑफ सिम्बियोट नल। यानी कि जो मार्वल कॉमिक्स में हम देखते हैं वेनम जैसी सिम्बियोट्स वगैरह, दरअसल नेक्रोसॉर्ड उसी की एक दूसरी फॉर्म है, और गॉड द गॉड बुचर ने ही उस नेक्रोसॉर्ड को हासिल करा था और ये सारे के सारे काम अकॉम्प्लिश करे थे। अब अगर हमें ये बताया जा रहा है कि एमसीयू के अंदर नेक्रोसॉर्ड जो वो गॉडेस ऑफ डेथ हेला की कर्टेसी है, मतलब उसने बनाई है या उसके पास मौजूद है, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील की गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर जो होने वाली है उसका जो मेन विलन है, जिसका रोल क्रिश्चियन बेल जो है प्ले करेंगे, वो कोई और नहीं बल्कि गॉड द गॉड बुचर ही है, जिसका कुछ टाइम पहले भी फर्स्ट लुक भी रिवील किया गया था। तो हो सकता है कि अब गॉड द गॉड बुचर की स्टोरी जो है वो थॉर रैग्नारॉक से ही कनेक्ट होगी। यहाँ पे हम हेला का भी उसमें कुछ पार्ट देखेंगे। तो ये हो सकता है कि गॉड द गॉड बुचर बेसिकली हेला की नेक्रोसॉर्ड को चुराएगा, या फिर ये हो सकता है कि हेला ने ही जो है गॉड द गॉड बुचर के वेपन नेक्रोसॉर्ड को चुराया हुआ था इतने टाइम से एमसीयू के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इसके ऊपर जरूर बात करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बात करने बैठा तो मेरी आधी से ज़्यादा वीडियो तो इसी में कवर हो जाएगी। तो चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कैरेक्टर टिवान जो है जबरदस्त तरीके से स्टार लॉर्ड को अपनी नेक्रोसॉर्ड के जरिए अटैक करके उसको जो है मारने की कोशिश कर रहा होता है। और सी फाइट के अंदर हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड जो है उसका हेलमेट उससे चुराने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा उड़ते हुए उसके पास चले जाता है वापसी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जब सारी की सारी रेवेंजर्स की टीम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है शिप के जरिए, तो वहीं पे ब्लैक ऑर्डर जो है वो यहाँ पे अटैक करने के लिए उनके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि मैड टाइटन थैनोस जो है वो इस बात का फैसला करता है कि तुम सब जाओ यहाँ से, मैं इस ब्लैक ऑर्डर से लड़ूंगा। और ये एक ऐसी फाइट है जो कि हमने अपनी जिंदगी में नहीं सोची होगी। मतलब ब्लैक ऑर्डर जो कि चिल्ड्रन ऑफ थैनोस हैं, आज थैनोस उन्हीं से खुद लड़ रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका मुकाबला कल ऑब्सीडियन और प्रॉक्सिमा मिडनाइट से होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कल ऑब्सीडियन और प्रॉक्सिमा मिडनाइट जो है थैनोस के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ चुके होते हैं और उसको उन्होंने धूल चटा दी होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब थैनोस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी मौत के करीब होता है तकरीबन, तो वहीं पे नेबुला आती है प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कल ऑब्सीडियन से थैनोस को बचाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे नेबुला जो है वो एम्बर ऑफ जेनेसिस के कुछ पार्टिकल्स जो है कल ऑब्सीडियन के मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे उसके अंदर से अजीबोगरीब जड़ें निकलना शुरू होती हैं ग्रूट की तरह। और वहाँ पे वो पूरा का पूरा प्लेनेट हम देखते हैं, यानी कि नोवेयर, वो एक तरह के पूरे लश ग्रीन गार्डन के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। और इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ से रेवेंजर्स की पूरी टीम यहाँ से बाहर निकल रही होती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे टिवान से जो है बेसिकली स्टार लॉर्ड और योंडू एक साथ मिलकर मुकाबला कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने देखा था कि वो दोनों मुकाबला करते हैं ईगो द लिविंग प्लेनेट का। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे टिवान को जो है उसके ब्रेसलेट चुरा के उसके एक केज के अंदर इसको कैद कर देते हैं, और वो वहाँ से जाते हुए उस ब्रेसलेट को जो है करीना के हाथों में सौंप देते हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली करीना जो है वो यहाँ पे टिवान से बदला लेने के लिए यहाँ पे जितने भी केज होते हैं, जितने भी लोगों को उसने इस कलेक्शन के अंदर जमा करके रखा हुआ है, उन सबको आज़ाद करके टिवान के ऊपर छोड़ देती है।
अब अगर आपने इस बात को गौर किया हो तो यहाँ पे भी हमें एक और रेफरेंस देखने को मिला है जो कि थॉर रैग्नारॉक का ही है, जहाँ पे हमने देखा था एंड क्रेडिट सीन के अंदर उसके कि वहाँ पे जो है जब ग्रैंड मास्टर एंड में अपनी शिप क्रैश करता है तो उसके चारों तरफ जिन लोगों को उसने अपना कैदी बनाया हुआ था वो सब उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे ग्रैंड मास्टर की भी कुछ ऐसी ही सेम एंडिंग होती है जिस तरह यहाँ पे कैरेक्टर की हुई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से रेवेजर्स की पूरी टीम निकल चुकी होती है और वहीं पे स्टार लॉर्ड योंडू के साथ जो है अपने उसी वकांडन शिप के जरिए यहाँ से बाहर निकलता है। और जब वो लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नुवेर का जो पूरा प्लेनेट है वो एक जबरदस्त किस्म के लश गार्डन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और इसी तरह देखते हैं कि योंडू और स्टार लॉर्ड यहाँ से इस बात का फैसला करते हैं कि अब वो लोग वापसी वकांडा के ऊपर वहाँ अपने घर वालों से मिलने के लिए जाएगा, क्योंकि उसको इतने टाइम से ये लग रहा था कि वकांडा जो है खत्म हो चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली स्टार लॉर्ड अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ अपने घर वकांडा वापसी आता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार लॉर्ड, नेबुला, पुरैद द कर्सरर, क्रैकेन, योंडू, टेजरफेस और मैट टाइटन थैनोस भी शामिल है, जो कि उसकी रेवेजर की टीम के अंदर मौजूद है और वो यहाँ पे वकांडा के अंदर उससे मिलने के लिए आए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें एक चीज़ नजर आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि थैनोस यहाँ पे डोरा मिलाजे के मेंबर्स के साथ बैठा हुआ होता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस्मो द स्पेस डॉग भी अब इनके साथ मौजूद है, जो कि कलेक्टर की उस कलेक्शन में से निकल के इनके साथ आया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पे थैनोस जो है डोरा मिलाजे से भी अपनी उसी आइडिया के बारे में जिक्र कर रहा होता है, और वहाँ पे वो भी यही बात कहती है कि मुझे तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक जेनोसाइड है। तो थैनोस बोलता है कि नहीं ये जेनोसाइड नहीं है, बल्कि ये इफेक्टिव तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। और वहीं पे जो है कोराथ द परसुअर लंबी छोड़ रहा होता है कि स्टार लॉर्ड और मैं तो बेस्ट फ्रेंड हैं, और शूरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की हमें एंडिंग देखने को मिलती है। लेकिन हमने यहाँ पे स्टार लॉर्ड की तो एक ज़बरदस्त एंडिंग देखी, जहाँ पे वो अब अर्थ के साथ अपनी फैमिली को ज्वाइन कर चुका है और वो एक तरह से स्पेस का एक रेवेजर भी बन चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी कहानी का एंड जो होता है बेसिकली एक आदमी के साथ होता है, जो कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पे जैनेटर का काम करते हुए यहाँ पे गाने सुन रहा होता है 80s के ज़माने के। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इस यूनिवर्स का पीटर कोयल है, जिसको कभी योंडू स्पेस के अंदर लेकर ही नहीं गया और वो यहाँ पे एक छोटी मोटी जॉब कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर कोयल को उसके फादर यानी कि सेलेस्टियल ईगो ने ढूंढ लिया और वो उसको यहाँ पे लेने के लिए आया है। और हमें इस तरह से वॉचर बताता है कि इस यूनिवर्स के अंदर ईगो द लिविंग प्लेनेट को जो है उसका अपना बेटा यानी कि पीटर कोयल मिल जाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो कहानी किसी और दिन हमें सुनाई जाएगी। और यहीं पे बेसिकली आज का हमारा एपिसोड एंड किया जाता है। और इस एपिसोड के एंड में हमें एक ज़बरदस्त किस्म का ट्रिब्यूट देखने को मिलता है हमारे बिलव्ड चैडविक बोसमैन के लिए। जिस तरह कि हम सब जानते हैं कि चैडविक बोसमैन की पिछले अगस्त के अंदर जो है कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, और उनका जो है बेसिकली लास्ट अपीयरेंस होने वाला है व्हाट इफ के अंदर एज अ टिचाला। और उन्होंने इस पूरे के पूरे व्हाट इफ सीरीज के लिए तकरीबन 4 एपिसोड्स के अंदर अपनी वॉइस को दिया है, और आगे के एपिसोड्स में भी हम इसका मतलब है कि टिचाला को देखने वाले अपने एडवेंचर्स को कंटिन्यू करते हुए। तो ये एक बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग मूवमेंट थी हम सारे के सारे फैंस के लिए, जहाँ से हमें इस बात को दोबारा से रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि अब MCU के अंदर हमें शायद ब्लैक पैंथर उस तरीके से देखने को ना मिले जिस तरह हम उसको पहले देखते आए हैं। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मैं जानता हूं कि आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, लेकिन मैं क्या करूं, आज की वीडियो ईस्टर एग से भरपूर थी। इसमें मुझे और भी ज़्यादा बातें करनी थी आपके साथ, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। खासकर इस हेला वाले टॉपिक के ऊपर तो एक वीडियो लाजमी डिजर्व करते ही हैं आप लोग। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड आज का कैसा लगा और आप कितना एक्साइटेड हैं हेला वाली वीडियो के लिए। जैसे ही आपका इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू होगा तो मैं फौरन उस वीडियो को बनाना स्टार्ट कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब मैं फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो वो आप फौरन मेरे चैनल पे एंजॉय कर सकें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस के मेरे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।